झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस अंक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। वीडियो का पार्ट नंबर 21 तक आ चुका है। बाकी सारे पार्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। पेपर 1 में हिंदी से आपका 60 क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देखते हैं, और फर्स्ट टाइम चैनल विजिट करते हैं तो जरूर जुड़ जाएँ। एक थम्सअप जरूर दें। आप लोग थम्सअप बहुत कम दे रहे हैं ना, वीडियो इतना लोग देखते हैं लेकिन थम्सअप नहीं मिल रहा है। थम्सअप दीजिए, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए मतलब लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक टेलीग्राम जो है चैनल है, उसका आप लोग चैनल नेम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको अथवा मत लिया कीजिए, इसको पीडीएफ वगैरह मिल जाता है। क्यूज बहुत अव्वल दर्जे का मैं डालता हूँ। वो सारे जितने क्वेश्चन मैं डालता हूँ ना, इजी टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है। वो क्वेश्चन आपका जो है ना मेरिट बनाने वाला क्वेश्चन होता है, थोड़ा हार्ड लेवल का डालता हूँ मैं, ओके, ताकि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आए तो उसको आप लोग करके ले जा सकें। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या है, ये सारा क्या है पता चल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ मुझे और आपसे बात करनी है। आप लोग ना, जब मैं 10 से 11 के बीच में लगभग क्यूज डालता हूँ डेली, ठीक है, रात को 10 से 11 बजे क्यूज डालता हूँ, तो आप लोग 10 बजे से देखता हूँ कि 10 सवा 10 तक आप लोग आकर क्यूज लगाने लगते हैं। एक आप लोग 11 बजे आइए। टेलीग्राम पे एक ही बार में सारा क्वेश्चन को पोस्ट नहीं किया जा सकता है, तो मैं क्या करता हूँ कि 10 बजे से डालना शुरू करता हूँ, तो इसमें 11 सवा 11 तक हो जाता है। तो आप लोग कम से कम नहीं 11 बजे आकर टेस्ट लगाया कीजिए। आप लोग का होता क्या है कि ध्यान भंग हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर जाइएगा, फिर एक क्वेश्चन आएगा, फिर अटेम्प्ट कीजिएगा। ऐसे आपका दोनों तरफ से चला जाएगा ना, उधर टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा 1 आवर। तो ऐसे मत क्या कीजिए, आप लोग 11 बजे आइए, 15-20 मिनट में आपका सारा टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का हो रहता है, तो उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये सारा कुछ बात है। तो 11 बजे आकर टेस्ट लगाया कीजिए, 10 बजे से आप लोग मत लगाया कीजिए। जल्दी नहीं सोना है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ाई कीजिए, सीरियस हो जाइए। इनमें से कौन सी भाषा पूर्वी हिंदी के तहत नहीं आती है? बताना है कि कौन सी भाषा है जो पूर्वी हिंदी के तहत नहीं आता है। भाषा बहुत सारा होता है, क्षेत्रीय रूप वगैरह। तो खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी या फिर बघेली। तो यहाँ से देखने को मिलेगा जो खड़ी बोली है ना, पहले ही बताया था कि जो खड़ी बोली है वह पूर्वी हिंदी के तहत नहीं, पश्चिमी हिंदी के तहत आती है। पूर्वी हिंदी में टोटल 3 भाषा देखने को मिलता है, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। सारे के सारे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं ये सारे भाषा, ठीक है। और जो ऐसे आपका पूर्वी हिंदी के तहत हो गया, और 3 भाषा टोटल है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। क्या होता है इसे बता देता हूँ, देख लीजिए। पहले बोली आखिर होता क्या है, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली हरियाणवी हो गया, ब्रज, कनौजी और बुंदेल भाषा। और उसके बाद पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां जो बताया था, अवधी हो गया, बघेली हो गया और छत्तीसगढ़ी हो गया। ये पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। अवधी पता है ना, रामचरितमानस रचना किया गया है तुलसीदास के द्वारा, तो ये हो गया अवधी। अच्छा, ए अवधि और ए अवधि में क्या अंतर है? कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, ठीक है। तो ए अवधि मतलब होता है भाषा हो गया, ए अवधि मतलब होता है समय। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा अंतर करके पढ़ा कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा कि हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। तो हिंदी भाषा सबसे पहले आपको देख लीजिएगा, सौर सोनी जो अपभ्रंश है उससे उत्पन्न हुआ है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है, सबसे पहले संस्कृत बोला जाता है। संस्कृत विश्व की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा है, और जो देवनागरी लिपि है विश्व की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है देवनागरी लिपि, ओके। और भाषा है संस्कृत। संस्कृत विश्व में जितनी भाषा है उसका जननी माना जाता है संस्कृत को। तो संस्कृत अगर पढ़ने आ गया तो बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। विश्व की कोई लैंग्वेज सीख जाइएगा अगर संस्कृत सीख जाते हैं तो। मेरा संस्कृत नीलवटा सन्नाटा रहता है, उतना तो ध्यान नहीं देता हूँ संस्कृत पे। तो देखिए, पाली हो गया, संस्कृत से पाली लैंग्वेज आया, पाली से प्राकृत बना, प्राकृत से अपभ्रंश आया, फिर अवहट वगैरह प्राचीन, और फिर हिंदी आया। तो हिंदी भाषा का कम से कम विकास क्रम याद रखिएगा। ये आपका अपभ्रंश के बाद अवहट प्राचीन नहीं देंगे, डायरेक्ट हो सकता है ऑप्शन में आपको हिंदी देखने को मिल जाए। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा हिंदी भाषा का विकास क्रम जरूर याद रखिएगा। संस्कृत से ही जो है हिंदी निकल कर आया है, ठीक है। और कभी कभी पूछेंगे तो प्राकृत भाषा से भी निकल कर आया है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी। देख लिया आपने सारा क्या क्या होता है। यहाँ से पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो बोला जा रहा है कि जो देवनागरी लिपि आप देखते हैं उसका विकास किससे हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मणी लिपि, गुरुमुखी या फिर फारसी। तो देवनागरी लिपि का जो विकास देखने को मिलेगा वो ब्राह्मणी लिपि से ही हुआ है। अभी आगे क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देवनागरी लिपि बहुत लैंग्वेज को लिखा जाए, जैसे हिंदी का हो गया, संस्कृत वगैरह हो जाता है, ये सब देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। बाकी इंग्लिश का लिपि क्या है? इंग्लिश का लिपि आप लोग रोमन लिखते हैं ना। इंग्लिश जो होता है उसको आप लोग रोमन में लिखते हैं, वो रोमन में। और जो उर्दू होता है उसको कहीं कि नास्तलिक या फिर फारसी लिपि होता है ना, तो उर्दू को फारसी में आप लोग लिखते हैं। तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग। टोटल 22 भाषा आपका संविधान का 8वां अनुसूची में है, तो इसको याद रख सकते हैं। इंग्लिश उसमें नहीं है, जबकि नेपाली है ना। चलिए ऐसे ऐसे कुछ पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में संविधान के एक प्रोविजन के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल, विधानसभा समझते हैं ना, विधानसभा वगैरह, लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है।
तो किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल अपनी राजभाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी प्रयोग कर सकती है? तो यह कौन सा ऐसा मतलब अनुच्छेद जो है से प्रोवाइड कराता है ऐसा राइट कि आप लोग जो है से विधानमंडल में क्या कर सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए ये क्या होना चाहिए, अनुच्छेद 208, अनुच्छेद 209, अनुच्छेद 210 या फिर अनुच्छेद 343। देखिए अनुच्छेद जो 343 है तो दूसरा चीज के बारे में बात करता है, इसका आंसर 210 होगा ना। अनुच्छेद 210 के तहत जो है से आप जो विधानमंडल है, विधानसभा वगैरह, वहाँ पे उसको राजभाषा के रूप में यानी कि स्टेट के लैंग्वेज के रूप में हिंदी या अंग्रेजी का यूज कर सकते हैं। एक प्रोविजन ऐसा भी है कि जैसे कोई स्टेट वगैरह फॉर्म हुआ तो उसके बाद हिंदी अंग्रेजी तो यूज कर ही सकता है, उसके बाद अगर 15 साल के बाद उसको मन है तो इंग्लिश को डिसकंटिन्यू भी कर सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज को डिसकंटिन्यू भी कर सकता है, यानी प्रयोग करना बंद किया जा सकता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। आंसर क्या हो गया, अनुच्छेद 210 ये बात करता है। अनुच्छेद 343 वन के तहत देखिएगा, अनुच्छेद 343 वन के तहत जो देवनागरी लिपि है भारत का जो है से मतलब यहाँ पे जो राजभाषा आपका है ना हिंदी, हिंदी की भाषा ऐसे देवनागरी मतलब लिपि देवनागरी है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी मानी जाती है। ठीक है, तो ये 343(1) आंसर हो गया 210। इसको याद रखिएगा, कुछ कुछ प्रोविजन वगैरह। भगवान बुद्ध, यही क्वेश्चन था। भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे हैं? बताना है कि भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वह किस भाषा में आपको देखने को मिलते हैं? हिंदी, संस्कृत, प्राकृत या फिर पाली? ओके, तो कहेंगे क्वेश्चन वगैरह लोगों को कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो भाषा है प्राकृत है ना, क्या है, प्राकृत भाषा में देखने को मिलेगा। इसकी लिपि ब्राह्मणी देखने को मिलेगा ना, जो ब्राह्मणी लिपि है वो इसका जो है से देखने को मिलेगा लिपि है, तो लिपि ब्राह्मणी है, भाषा प्राकृत है, तो इसको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्राकृत जो पाली है, पाली भाषा जो होता है इसको याद रख लीजिएगा, पाली मतलब होता है बुद्ध वचन। बुद्ध आप लोग पता है ना, तो बुद्ध वचन होता है, वचन बोलेंगे वचन नहीं जैसे कॉमन हम लोग का ऐसे करते रहते हैं। तो बुद्ध वचन होता है पाली का अर्थ, बाकी इसका आंसर प्राकृत हो गया। प्राकृत भाषा है और इसका लिपि ब्राह्मणी है, इसी में आपको देखने को मिलता है भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के अंदर। और माइक लिपि वगैरह में भी देखने को मिलता है सम्राट अशोक, 3 लिपि में टोटल देखने को मिलता है आपको अशोक का। ठीक है, एक तो प्राकृत या ब्राह्मणी हो गया और माइक वगैरह भी हो गया। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन देखिएगा एक इंडिया में ICS थे, तो ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे ग्रियर्सन ना, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? इनका कुछ एक बुक था ना, याद अभी माइंड से उतर जाए, लगता है कि उतर जाएगा माइंड से। जॉर्ज ग्रियर्सन का बुक है, अरे भाई आजा, जॉर्ज ग्रियर्सन का बुक क्या था भाई, या आ गया याद। देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन जो है के अनुसार हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? तो पहले इसको याद रख लीजिएगा, हिंदी भाषा का 8 बोली है ना, हिंदी भाषा में टोटल 8 बोली इनके अनुसार बताया गया है। अब यहाँ से देख लीजिएगा, भाषा के क्षेत्र रूप को बोली कहते हैं, आपको तो बता दिया, तब तो रट गया होगा। एक अच्छा, लिपि क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान से, लिपि और भाषा, लिपि क्या होता है, बोली तो बता दिया, लिपि भी आप लोग बताता हूँ। जैसे कोई भी भाषा अगर आप लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए कुछ विशेष तरह के चिन्हों का प्रयोग होता है, तो उसी चिन्ह को आप लोग लिपि का नाम देते हैं ना। तो भाषा को लिखने का जो नियम होता है, चिन्ह होता है, तो उसको आप लोग लिपि बोलते हैं। तो विशेष प्रकार का जो चिन्ह होता है उसी को लिपि बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो हो गया। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार जो है से टोटल 8 भाषाएं हिंदी की, 8 जो है से बोली है हिंदी का, ठीक है, हिंदी भाषा का, ठीक है ना। और हिंदी भाषा हिंदी भाषा कहाँ से आया है? हिंदी भाषा है से भारोपीय भाषा है ना, बताया था ना, भारत भारोपीय, भारत यूरोपीय से आया है ना, भारोपीय भाषा से है। ओके, अब जॉर्ज ग्रियर्सन कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे एक बुक लिखे हैं, क्या नाम है उसका, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बुक के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी माइंड से उधर जाता है, कभी कभी जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया माइंड में चल रहा था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का बुक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। तो बहुत सारा लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा वगैरह, बहुत सारा अलग अलग तरह की भाषाएं। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के जो है बुक के जो राइटर है वो जॉर्ज ग्रियर्सन आपके हैं, ठीक है। इंडिया में एक ICS थे, तो इनके बारे में याद रख सकते हैं। हिंदी भाषा का 8 बोली इनके अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिशु का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा क्या होता है, क्या है भाववाचक संज्ञा? आप लोग समझते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको भाव, किसी के भाव वगैरह, गुण वगैरह के बारे में, दशा के बारे में बताता है, तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। तो क्या होना चाहिए? शिशु का भाववाचक संज्ञा बताना है, तो शैशव, शिशुता, किशोर, शिष्य या फिर ए और बी दोनों। इसका आंसर शिशु का भाववाचक दोनों हो जाएगा ना, शैशव और शिशुता दोनों ऐसे शिशु का भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे लड़कपन हो गया, बचपन हो गया, जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, सुंदरता हो गया, ये सारे क्या है? ये सारे आपके भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। ओके ना, चलिए, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूध में कुछ पड़ा था रेखांकित
पद में कौन सा सर्वनाम है। देखिए मैं चाहता तो वीडियो को लगभग मैं 20 से 25 मिनट में खत्म करता हूँ, उसको चाहूँ तो मैं 40 मिनट तक भी ले जा सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है। मैं आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उतना ही आपके समझ डिस्कस करता हूँ, तो शॉर्टकट में मैं वीडियो रखता हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो जितना जरूरत है बस उतना ही चलेगा। यहाँ पे दूध में कुछ पड़ा था, कुछ पड़ा था रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम बताया था टोटल, सर्वनाम ऐसे देखिएगा टोटल 6 तरह का सर्वनाम देखने को मिलेगा, और ठीक है हिंदी वगैरह में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो दूध में कुछ पड़ा था, जो कुछ अंडरलाइन वर्ड है यह कुछ, तो वह कुछ किस तरह का सर्वनाम है, निश्चय, अनिश्चय, निजवाचक या फिर संबंधवाचक। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कुछ पड़ा था। कुछ पड़ा था क्या पता चल रहा है, निश्चित है जी नहीं, अनिश्चित है। दरवाजे में कुछ पड़ा है, मतलब सॉरी, दूध में कुछ पड़ा था, दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो इस तरह का जो वाक्य आता है तो उसमें सब क्या होता है, ये सब जो है से अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है, ठीक है, अनिश्चयवाचक, इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है, यानी सम वगैरह। तो ये हो गया क्या, कुछ पड़ा था, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। टोटल सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो 4 तो यहाँ आपने देख लिया, और बता दूं क्या, 2 बचा क्यों है इसको भी जान लीजिए। 4 2 कौन बचा, कौन कौन है, या एक बचा आपका प्रश्नवाचक, क्या बचा, प्रश्नवाचक, क्या क्यों वगैरह, और एक बचा पुरुषवाचक ना, तो ये 2 और बच गया, तो 2 हो गया, टोटल 6 हो गया सर्वनाम। क्लियर। तो इतना ही है जितना कि आपका क्या देखने को मिलता है, जितना समास देखने को मिलता है। तुम्हें कक्षा में शर्माना नहीं चाहिए, वाक्य में कौन सी क्रिया है, सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखने को आपको मिलेगा जैसे कि शर्माना नहीं चाहिए, तो देखिए कोई चीज़ संज्ञा सर्वनाम में विशेषण से कोई चीज़ मतलब एक जो आपका क्रिया बनता है तो उसको आप लोग बोलते हैं नाम धातु क्रिया, ठीक है, नाम धातु क्रिया का नाम दिया जाता है। जैसे शर्माना हो गया, बतियाना हो गया, ठीक है, समझ गया, तो शर्माना हो गया, बतियाना हो गया, और भी कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे आते हैं। तो ये सारे जो क्रिया होते हैं वह सारे क्या होते हैं, आपको नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है ना कि नहीं, क्लियर नहीं है। और प्रेरणार्थक क्रिया तो इंपॉर्टेंट, जैसे लिखवाना, पढ़वाना वगैरह ऐसे आता है। संज्ञा की संख्या बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, संज्ञा की विशेषता नहीं है, संज्ञा की संख्या। संख्या कौन बताएगा, सर्वनाम, विशेषण, वचन या फिर काल। तो संज्ञा की संख्या बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, तो नाउन नंबर होता है तो वहाँ पे वचन का केस आ जाता है। जब भी नंबर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, वचन। तो उसको वचन के नाम से आप लोग जानते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना, ठीक है, गलत। हिंदी में 2 ही वचन होता है, हिंदी में 2 ही वचन होता है। संस्कृत में जो है हिंदी में 2 वचन होता है, एक वचन, बहुवचन, उससे ज़्यादा नहीं। संस्कृत में 3 वचन होता है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है, ऐसे ऐसे जो लोग गलत करते हैं तो याद रख लीजिएगा। संस्कृत में 3 होता है, हिंदी में 2 ही वचन होगा ना, एक वचन और बहुवचन। निम्न में से कौन सा कारक परसर्ग रहित भी हो सकता है। परसर्ग मतलब विभक्ति चिन्ह आप लोग यूज करते हैं ना, तो कभी कभी विभक्ति चिन्ह का भी जो है से लोप कर दिया जाता है। तो वह 2 कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, इसमें दोनों जो है से लोग परसर्ग यानी कि जो चिन्ह होता है विभक्ति चिन्ह, उसका आप लोग लोप कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, ए और बी दोनों। जैसे कि मीना नृत्य कर रही है, बालक के स्कूल गया, तो इस तरह से जो होता है, स्कूल जगह जाता है, तो इस तरह का जो आप लोग कारक देखते हैं इसमें आप लोग विभक्ति चिन्ह हटा सकते हैं। कर्ता ने कर्म को होता है तो सब कभी कभी हटा दिया जाता है। तो 2 चीज़ याद रखिए, कर्ता कारक और कर्म कारक में जो परसर्ग होता है, परसर्ग मतलब विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, करण से वगैरह, तो इस सारा को आप लोग कभी कभी जो है से इसको रिमूव भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। गीता नृत्य कर रही है, बालक स्कूल जाता है, इस तरह से कुछ कुछ देख सकते हैं। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगता है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा तो 25 पता होगा। तो अलंकार में जो है से किसका प्रयोग हुआ है, तो अलंकार होता है अलम प्लस कार, क्या होता है, अलम प्लस कार। तो कार मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है आपका, देख लीजिए अलम, तो अलम लगा लीजिए ध्यान से। वहाँ पे एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसे दे सकता है ना, अलम ऐसे, मतलब हलंत नहीं लगाएगा, तो हलंत लगेगा, हलंत जब तक नहीं लगेगा तब तक यह गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अलम जोड़ कार, अलम का अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 12 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दास मतलब सबको पता होगा आप लोग, दास मतलब क्या होता है, ब्राहिल भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं। अनुचर, परिकर, भृत्य या फिर सेवक, सेवक होता है। परिचर, परिकर नहीं होगा, इसका आंसर परिकर होगा ना, परिकर नहीं होगा। परिकर मतलब होता है साथी, क्या होता है, परिकर मतलब होता है साथी या साथ रहने वाला। दास नहीं होता है, दास मतलब होता है जो आपका काम वगैरह करता है, ठीक है, क्या होता है, दास वगैरह उसको बोलते हैं। तो परिकर मतलब होता है साथी, तो दास का यह पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अब गर्मी छुट्टी सबका चल रहा है ना, मुझे कब से छुट्टी मिल रही है
गर्मी छुट्टी सबका हो चुका है, मुझे भी छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो मेरा छुट्टी कब से है बताया जाए। इनमें से कौन सा शब्द डेली डेली आप लोग काम करवाते हैं, ठीक है। 2-2 वीडियो डेली ले रहे हैं और मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रहा है थोड़ा सा भी। एक दिन कोई प्राणी बोलता नहीं कि सर आज रेस्ट कर लीजिए, तो कोई तो बोल रहे हैं संडे को सर करते हैं टेस्ट, पिछला ही बार ने किया था सिर्फ, वो भी तो मंडे को दिया ही था वीडियो। तो इनमें से कौन सा शब्द तरंग का पर्यायवाची है। तरंग का पर्यायवाची आपको देखने को मिलेगा तरंग का देखने को मिलेगा उर्मी। उर्मी का मतलब होता है तरंग। जल्दी का मतलब होता है सागर वगैरह होता है, क्या होता है, सागर समुद्र वगैरह होता है जल्दी का मतलब, ओके। पुष्कर मतलब तो तालाब होता है ना, पुष्कर मतलब क्या होता है, पुष्कर का अर्थ होता है तालाब वगैरह, देख सकते हैं सरोवर वगैरह बोल सकते हैं। या कुल का क्या अर्थ होता है बता सकते हैं आप लोग। कुल 2 तरह का होता है, क्या होता है, कुल जो है से 2 तरह का होता है, एक ये वाला कुल ऐसे कुल और एक ये वाला कुल, दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं। इस दोनों में डिफरेंस बताइए, कम से कम एक क्वेश्चन तो कम से कम बताया कीजिए। इंसानियत कहीं नहीं है क्या आपके अंदर। इतना मेहनत कराते हैं, इतना लोग वीडियो देखते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन का आंसर देने में पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। कुल और इक्वल में डिफरेंस बताइए क्या होता है। क्वेश्चन देखते हैं, प्रिय बोलने वाली स्त्री। तो प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रिया, प्रियम, प्रियमवदा, प्रियवाची, क्या होना चाहिए। तो जो स्त्री प्रिय बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रियमवदा। क्या बोलते हैं, प्रियमवदा, यानी कि प्रिय बोलने वाली स्त्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को, स्त्री स्त्री बार बार क्यों आ रहा है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, क्या हो, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अनेक शब्दों को बदला एक शब्द है, तो जो स्त्री सूर्य न देख सके उसको क्या बोलेंगे, असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शा, असूर्य पश्या, क्या होना चाहिए। तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको असूर्य पश्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असूर्य पश्या बोलते हैं। अच्छा, जो यह आपको एक शब्द अनेक शब्दों को बदला एक शब्द यह आया है, इसको मैंने थोड़ा सर्च कर रहा था, अंदर में जाने की कोशिश कर रहा था कि असूर्य पश्या आखिर ऐसा यूज क्यों होता है, ऐसी स्त्री जो सूर्य भी न दे सके। क्या आप लोग में से किसी को पता है कि यह जो अनेक शब्दों के बदला एक शब्द है क्यों यूज किया जाता है, पता है, थोड़ा सा मुझे पता नहीं इसके बारे में, ठीक है। मैं भी कुछ सीखूंगा आपसे, ओके, थोड़ी ना विद्वान यहाँ पे बैठा हूँ। तो असूर्य पश्या क्यों यूज होता है, थोड़ा सा आप लोग जो जिसके कानों तक आवाज़ पहुँच रही है, जिनको जानते होंगे, बताइए जरा कि यह असूर्य पश्या का क्या अर्थ होता है, क्यों यूज होता है ऐसा। कोई ऐसी स्त्री है उसको सूर्य नहीं देखने दिया जाता है, यानी कि घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस तरह के ख्यालात मेरे मन में उत्पन्न हो रहे थे जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, तो मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा था, बस मुझे मिला नहीं कुछ ज़्यादा इसके बारे में। फिर सर्च मैं फिर करूँगा और ज़्यादा, और आप में से किसी को पता होगा तो आप जरूर बताइएगा, मुझे भी जानकारी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। एक है कृत और एक है कृत, क्या है, एक है कृत एक है कृत। तो ऐसे ऐसे देखिए सम श्रुति सम विनार्थक शब्द होते हैं आपके, एक लय या साउंड एक जैसा है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। तो कृत मतलब क्या होता है, किया हुआ, बेचा हुआ, नया पुराना, किया हुआ या खरीदा हुआ, या फिर कर्म या पाप। तो देखिए यह कृत मतलब होता है ना, ये जो कृत दिख रहा है उसका मतलब होता है किया हुआ, और यह कृत मतलब होता है खरीदा हुआ, ठीक है। क्या होता है, दोनों का अर्थ होता है ए, तो सी ऑप्शन चला जाएगा। कृत मतलब किया हुआ और खरीदा हुआ, सुने हैं ना, तुलसी कृत, रामचरित मानस, ऐसे कहीं लिखा हुआ सुने होंगे आप लोग, ठीक है। कालिदास कृत, मेघदूतम, अब इस तरह से। तो क्या समझ गया ना, तो क्या हो गया, यहाँ से किया हुआ हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। शहद लगाकर चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है। शहद लगाकर चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है, शहद का आदी होना। यहाँ एक चीज़ और बताऊंगा, शहद का आदी होना, शहद से प्रेम करना, किसी निरर्थक वस्तु को सहेज कर रखना, सरासर बेईमानी करना। क्या बोलते हैं इसको, शहद लगाकर चाटना का। शहद लगाकर चाटना होता है किसी निरर्थक वस्तु है उसको बहुत सहेज कर रख रहे हैं, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कोई यहाँ पे कोई चीज़ है उसमें आप लोग मतलब उसका टेस्ट खत्म हो गया है, तो उसको टेस्ट लेने के लिए आप लोग शहद लगा कर उस पर चाटे जा रहे हैं, यानी कि निरर्थक वस्तु को बहुत ज़्यादा मोल भाव कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, मतलब ज़्यादा भाव दे रहे हैं। तो यानी कि किसी निरर्थक वस्तु को ज़्यादा सहेज कर रखना, उसको बोलते हैं हम लोग शहद लगाकर चाटना, यही इस मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे 2 वर्ड आया है, आदि, क्या होता है, आदि, और एक होता है ये आदि, ठीक है। तो देख लीजिए, या इस आदि का मतलब होता है ना, आप लोग कोई चीज़ के प्रति आदि हो जाते हैं और उसको बोलते हैं आदि, यानी कि आदत से बिलोंग करता है, आदत जो होता है उसको आदि बोलते हैं। इस आदि का मतलब होता है और, इसका 2 मीनिंग होता है। इस आदि का मतलब और भी होता है, और एक आदि मतलब होता है पुराना भी होता है, जैसे आदि काल आप लोग सुने होंगे, ठीक है, आदि काल से ही चला आ रहा है,
तो दो अर्थ होता है इस आदि का, और इस आदि का अर्थ होता है आदत। समझ गए? तो थोड़ा सा अंतर पता होना चाहिए। क्वेश्चन 18 देखते हैं, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो पाठशाला आप लोग देखने को मिलेगा पाठ प्लस शाला। क्या है? पाठ प्लस शाला, इसमें व्यंजन संधि है। तो पाठ प्लस शाला में जो आपको यौगिक शब्द देखने को मिलेगा। अब यौगिक शब्द आप क्या, इसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या होता है यौगिक शब्द, देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे समझ लीजिएगा यहाँ से यौगिक शब्द क्या होता है। तो जब यौगिक शब्द होता क्या है, दो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा जिनका प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे पाठशाला है तो पाठ प्लस शाला हो गया, अपयश, अ प्लस यह हो गया, मिठाई प्लस वाला। दोनों को आप लोग अलग अलग कीजिएगा ना, तो दोनों का जो है से आप लोग को मीनिंग निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, ये सारे जो शब्द होते हैं यौगिक शब्द आते हैं। जैसे दो या दो से अधिक रूट शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। तो यौगिक शब्द ऐसे देख लीजिएगा, रूट शब्द से बनते हैं, जैसे आग प्लस बबूला, पीला प्लस पान। तो ये होता है, थोड़ा सा यौगिक शब्द के बारे में आइडिया होना चाहिए। बाकी बहुत सारा शब्द वगैरह है। पेपर 1 का कोर्स आपका जल्द लॉन्च होने वाला है। बहुत सारा वीडियो मैं अपडेट कर चुका हूँ, तो जल्दी आपको सूचना दिया जाएगा। तो पेपर में ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, उसको प्राइस बहुत नॉमिनल रखने वाला हूँ, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ और प्राइस बहुत ज़्यादा नॉमिनल रख रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जरूर इन्जॉय कीजिए। एकदम फ्री में कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। फ्री चीज़ का ना बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। मैं भी चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोग पे करके पढ़ें। ठीक है, थोड़ा सा पे करके पढ़िएगा तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो यौगिक हो जाएगा आंसर इसका पाठशाला में। व्यंजन संधि आता है पाठशाला का, अगर संधि विच्छेद कीजिएगा। तो यही पाठशाला के अंतिम क्वेश्चन से आज की पाठशाला को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाकी यहाँ तक आते हैं, जी जरूर लिखें। वंदे भारत।